नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। देखिए 3 चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। कुछ ज्यादा है नहीं, 2-4 पॉइंट है इसमें, वही आपको याद रखना है। आपको पता है ये सारा विश्व के भूगोल के अंतर्गत आता है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है दोस्त, थोड़ा बहुत याद रखना है। और याद इतना रखना है कि आप एग्जाम में वो आए, नहीं तो याद पढ़ने के लिए बहुत सारा है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें घूमते रह जाएंगे, एग्जाम में भी जाएंगे तो वहां भी कंफ्यूजिंग आपको होगा दिमाग में, और खुद सही आंसर जान के भी गलत आंसर को ठीक करा के लगा के आएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, करता रहूंगा, कम ही पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, ठीक है। देखिए भूकंप, अच्छा भूकंप आता क्यों है, भूकंप आता क्यों है, बात आ रही है कि भूकंप क्यों होता है। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक और बाह्य, देखिए पृथ्वी आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ का बल लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का बल लगाती है। इसी के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल होता है, हलचल होने के कारण प्लेटों का टकराव होता है। अब प्लेटों का टकराव होता है तो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। भूकंप उत्पन्न, ये नहीं पूछा कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ये आपसे नहीं पूछा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूकंप उत्पन्न होता कैसे है, ठीक है। आप लोग जान गए आंतरिक और बाह्य आकर्षण के कारण भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी के। दूसरा बात, भूकंप सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाता है तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, इससे पूछा जाता है। किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ये एक बात आपको याद रखना है, ठीक। इसको 3 भाग में बांटा गया है भूकंप को। भूकंप की जो तरंगे चलती है, भूकंप आते तरंग चलती है ना, इसको 3 प्रकार में, जैसे में कि पी, एस और एल, ठीक है। पूछता है कौन एल तरंग है, कौन एस तरंग है, बस इतना ही मुख्य बात याद रखना, इतना सही सवाल आता है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। देख लीजिए भूकंप आने के पहले रेडान, देखिए भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैसों का अधिकता हो जाती है। अच्छा, खास तौर पर ऐसे बोले कि इनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कौन? रेडान गैसों का, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि भूकंप किस एरिया में आने वाला है और किस एरिया में आने वाला नहीं है। आपका एक पीटी का फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि पूछता है कि किस गैसों के ज्यादा स्राव से पता चलता है उस एरिया में भूकंप आने वाला है, तो रेडान गैस है, आपको याद रखना, ठीक है। रेडान गैस, ठीक। अब आगे देखिए, जहां से भूकंप तरंगे, देखिए जहां से भूकंप तरंगे निकलती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहां से भूकंप तरंगे निकलती है उसको भूकंप मूल माने बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा, या मूल केंद्र कहते हैं, ठीक। पूछता है कि जहां से तरंगे निकलती है उसको क्या कहते हैं, तो मूल केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जहां अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन जहां सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप मूल और भूकंप मूल और भूकंप केंद्र में आप लोग देख सकते हैं। भूकंप मूल उसे कहते हैं दोस्त जहां सबसे पहले तरंगों का वहां से निष्कासन होता है। जहां तरंग देखा जाता है सबसे पहले या अनुभव किया जाता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। भूकंप तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक। पहला श्रेणी प्राथमिक तरंग, इन्हें पी तरंग भी कहते हैं। पूछता है कि किस तरंग को पी तरंगे कहते हैं, तो प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य धैर्य तरंग होते हैं, अनुदैर्ध्य धैर्य तरंग। पूछता है कौन सी तरंगे ध्वनि की तरह चलती है या कार्य करती है, ठीक है। कौन सी तरंग है, जो कौन सी ऐसी तरंग है जो ध्वनि की तरह चलती है, तो कौन सी है? प्राथमिक तरंग है, यानी पी तरंग है। अनुदैर्ध्य धैर्य ध्वनि किस चार्ज में चलती है, तो अनुदैर्ध्य धैर्य तरंग के रूप में ध्वनि चलती है, ठीक है। ये सबसे तीव्र गति से चलती है। देखिए प्राथमिक तरंग की गति सबसे तेज होती है, लगभग इस तरंगों से 60% ज्यादा। और द्वितीयक तरंग है, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है दोस्त प्रकाश तरंग, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है। ये एस तरंग, इसे एस तरंग कहते हैं, द्वितीय को एस तरंग। ये याद रखिए कि जो मुख्य फैक्ट है वही मैं लिखा हूं, वो आपको याद रखना ही है 100%, ठीक है। केवल ठोस माध्यम में चलती है, पृथ्वी के कोर से नहीं गुजरती है, पता है ना। देखिए ये कोर जो होता है पृथ्वी का, ठीक। देखिए ये तो क्रस्ट हो गया, ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया।
इससे ये नहीं गुजरती है। किससे? जब यहाँ से भूकंप की तरंगे जाएगी तो यहाँ जब आएगी तो इस तरह रास्ता अपना बदल के चली जाती है। ये कोर से कभी नहीं टकराती है। ये बात आपको 100% याद रखना है। कौन? तो द्वितीय तरंगे, ठीक है, यानी एस तरंगे। अब धरातलीय तरंगे, इसे एल तरंगे कहते हैं, यही तीसरी तरंग है, याद रखेगा। इसे एल तरंग भी कहते हैं। ये पृथ्वी के केवल ऊपरी भाग, मतलब जो भी क्षति पहुंचाएगी ऊपरी भाग में, कहाँ पहुंचाएगी? तो क्रस्ट में। पूछता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव किस तरंग का होता है? नाम से भी धरातलीय तरंग आप समझ सकते हैं या एल तरंग का समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे लंबा रास्ता तय करता है। इस तरंग की गति जो होती है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। गति बहुत धीमी होती है लेकिन विनाशकारी होता है। धरातलीय तरंग की गति सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे विनाशकारी यही होती है। कौन? धरातलीय तरंग। क्योंकि हम धरातल पर रहते हैं तो विनाशकारी यही होगी हमारे लिए। अब अंदर क्या हो रहा है उससे थोड़ा बहुत कम ही लेन देन होता है। भूकंप तीव्रता, यहां से दूसरी बात आ गई। भूकंप तीव्रता को सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। ये 100% आएगा, इसको लिख लीजिएगा। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है। प्रशांत पूछता है किस महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है, तो वो प्रशांत महासागर में। और ज्वालामुखी भी देखने को मिलती है तो प्रशांत महासागर में, याद रखना, ठीक है। सुनामी क्या होती है? यह एक दीर्घ तरंग होती है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के हलचल से उत्पन्न होता है। जैसे भूकंप उत्पन्न हुआ वहां सुनामी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। सुनामी में कुछ नहीं है, पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के हलचल से उत्पन्न होती है, ठीक है। आइए आकर्षण से, हलचल और आकर्षण, जब आकर्षण हो जाएगा तो हलचल होगा, उसी कारण से सुनामी आती है, ठीक है। सुनामी कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ सुनामी आ गई है, वहां सुनामी। बस सुनामी से कुछ सवाल तो बनता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन पूछता है कि किस कारण से होता है तो कुछ बता दीजिएगा कि आंतरिक प्लेटों के हलचल से होता है, ठीक है। अब आ जाए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में कुछ है नहीं, दो चार मुख्य बातें हैं। अगर मैं समझा दूं तो ज्वालामुखी आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ज्वालामुखी में कुछ है नहीं, जो ज्वालामुखी में पूछा जाता है बस वही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप देख लीजिए ज्वालामुखी की बात क्या है। देखिए ये ज्वालामुखी हो गई, ठीक है। मान लीजिए ज्वालामुखी हो गया। मान लीजिए आप कुछ है, मान लीजिए कुछ है, ये ज्वालामुखी जो जब फटी नहीं है इसे लावा कहते हैं। इस भाग को क्या कहते, सॉरी, इसे क्या कहते हैं? मैग्मा। पूछता है कि ज्वालामुखी के जो आंतरिक भाग में उपस्थित तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा याद रखना है, मैग्मा। दोस्त जब यही फूट के जब बाहर निकल जाती है, देखिए जब यही फूट के जब बाहर निकल जाती है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। तो कहता है कि ज्वालामुखी के से उद्गार से उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। बस यहां से आपका ये ज्वालामुखी समाप्त हो गया, ठीक। मैग्मा कहते हैं आंतरिक भाग को, जो बाहर में निकल गया लावा कहते हैं। अभी जब यही जम जाता है तो पत्थर धीरे धीरे पत्थर के रूप में हो जाता है, जिसमें कि वो अग्नि चट्टाने और सारी चट्टाने उत्पन्न होती है, इसी से उत्पन्न होती है। ये बात आपको समझ में रखना, ठीक है। आप जान लीजिए जब इतना समझ गए तो ज्वालामुखी खत्म हो गया। यह वह बीवर है जिससे लावा, राख, गैस एवं ज्वालावाष्प का उद्गार होता रहता है। जो ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा अंदर एवं गैस रहते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो इसे लावा कहते हैं। जो बाहर निकलते हैं तो लावा कहते हैं, ठीक है। मैग्मा में लावा की मात्रा अधिकतम होता है। मैग्मा में लावा की मात्रा अधिकतम होता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नोट कर लीजिएगा, ये गलती हो गया था। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिकतम होता है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिकतम होता है, जिसके कारण विस्फोट हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, वैसी ज्वालामुखी जिसमें उद्गार सालों साल चलता रहता है, बंद नहीं होता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप, पूछता है कि बैरन द्वीप किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो किसका है दोस्त? ये सक्रिय, मतलब एनी टाइम इसमें उद्गार होता ही रहता है, ठीक। और दूसरा जो सुसुप्त ज्वालामुखी,
इनमें कभी कभी विस्फोट देखने को मिलता है, कभी कभी अचानक 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल के बाद कभी कभी उद्गार देखने को मिलता है। उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप या नारकोंडम ज्वालामुखी याद रखिएगा, या इटली का विसुवियस याद रखिए, इटली का विसुवियस। ठीक, आगे देख लीजिए मृत ज्वालामुखी क्या है दोस्त। इनमें कभी भी उद्गार नहीं होता है और ना कभी भविष्य में उद्गार देखने को मिलता है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि केनिया एवं किलिमंजारो ये अफ्रीका का है, ठीक है। केनिया एवं किलिमंजारो ये अफ्रीका का ज्वालामुखी है, ठीक है। और एक दो बात जान लीजिए ज्वालामुखी के बारे में। जब ज्वालामुखी जब निकलती है दोस्त, ठीक है, जब ज्वालामुखी, ये तो मानो अंदर वाला भाग को मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब ये ज्वालामुखी जब यहां से बाहर से उद्गार हो जाता है, ठीक, तो इसके मुंह को क्रेटर कहते हैं। इसके मुख जो बनता है ये क्रेटर होता है। ये बहुत बार सवाल आ चुका है कि ज्वालामुखी का जो गड्ढा वाला भाग दिखाई देता है ऊपरी सतह को, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रेटर कहते हैं। ठीक, देखिए इस मुख को क्रेटर कहते हैं, इसे मैग्मा कहते हैं। याद रखना है, बस इतना याद रखें, ज्वालामुखी खत्म हो जाएगा और ये लावा, बस इतना ही आपको समझ में आ गया। जैसे में कि महाराष्ट्र का लोनार झील ज्वालामुखी से ही बना हुआ है। जब इसमें पानी भर जाता है, जब इस क्रेटर में पानी भर जाता है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, जब इस क्रेटर में पानी भर जाता है तो ये एक झील का रूप ले लेता है। जैसे में कि लोनार झील महाराष्ट्र का, ये इसका उदाहरण है क्रेटर का, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और एक दो क्लास है इसका, उसके बाद खत्म हो जाएगा, घास उसके बारे में बता दो थोड़ा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। बाय बाय।